ऐसा डरावना घर मैंने पहली बार देखा था। अंदर ये किसी डरावनी फिल्म के सेट के जैसा लग रहा था, लेकिन वहाँ पर मामूली स्टूडेंट्स रहते थे इन द कंपनी ऑफ कॉकरोचेस, खाली फ्रिज और हवा में खड़खड़ाती खिड़कियाँ। मुझे रियलाइज हुआ कि अब दौड़ने का वक्त आ गया है। कुछ मिनट और मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एल्सा है और मैं 16 साल की हूँ। मुझे देखो, स्कर्ट, मेकअप, नीट स्टाइलिंग, सब कुछ एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह है। नहीं, एक्चुअल में मैं उतनी प्यारी नहीं हूँ जितनी की पहली नजर में दिखती हूँ। आई हैव एन एबिलिटी दैट गिव्स द गाइज द हिबी-जिबीज। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ। एक शाम मैं और मेरी मॉम बॉलरूम डांसिंग से लौट रहे थे। अचानक मास्क से ढका हुआ एक आदमी हमारे सामने आ गया। मुझे अपने सारे पैसे दे दो और गहने भी, जल्दी। मॉम ने मुझे अपने पीछे छुपा लिया और उस चोर को वो सब कुछ दे दिया जो कुछ भी उनके पास था। अ पर्स, फैमिली इयररिंग्स और एक अंगूठी जो पापा के गुजरने के कुछ टाइम पहले उन्होंने मेरी मॉम को दी थी। द रॉबर्ट डिडंट टच अस एंड रैन अवे। पर मॉम और मैं बहुत टाइम तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। Elsa, you have to learn to stand up for yourself, and I'm afraid dancing is not going to help us. इसलिए मैंने डांसिंग छोड़ दी और कराटे सेक्शन में आ गई। आप सोच भी नहीं सकते कि पहले ये मेरे लिए कितना अजीब था। There wasn't a single girl in the entire hall, and all the guys looked at me in disbelief. लेकिन बाद में उन्हें आदत पड़ गई और वो मेरी सक्सेस को एडमायर भी करने लगे। मैं सचमुच बहुत अच्छा कर रही थी। मैं एक्सपीरियंस कंपेटिटर्स को हराने में इतनी माहिर हो गई थी कि 1 साल बाद ही मैंने मेजर कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करना शुरू कर दिया। बस एक ही प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में। मेरे आसपास के लोग मुझसे काफी जलने लगे थे। पहले तो मुझे उनका रूखापन बिल्कुल बॉदर नहीं करता था, लेकिन फिर वैलेंटाइंस डे आया। काफी उम्मीदों के साथ मैं स्कूल गई, लेकिन मुझे पूरे दिन कुछ नहीं मिला, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड भी नहीं। लड़कों ने लड़कियों को ढेर सारे गिफ्ट्स दिए और मेरे बारे में वो तो भूल ही गए थे। वो भूल गए थे कि आखिर मैं भी तो लड़की ही हूँ। इन टीयर्स मैं घर भागी और कराटे को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। फिर चाहे मुझे ये कितना भी अच्छा क्यों ना लगता हो, मैं चाहती थी कि हर कोई मुझे फिर से एक लड़की की तरह देखे, फ्रेजाइल एंड डिफेंसलेस। इसके अलावा इट वाज हाईली अनलाइकली कि मुझे अपने फाइटिंग टेक्निक्स दोबारा कभी यूज करने पड़ेंगे। 16 साल में केवल एक बार एक रॉबर से मैं मिली थी और ऐसी दुर्घटना दोबारा शायद ही होगी। जैसे ही मैंने कराटे छोड़ा, मेरी लाइफ एक मैजिकल वे में बदल सी गई। मैक्स, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था, उसने मुझ में दिलचस्पी दिखाई। वो इतना स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव था कि मैं उसके साथ पूरी तरह से सेफ महसूस करती थी। मेरी लव लाइफ इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरा कोई दोस्त नहीं बना। अब लड़कियां मुझसे दोस्ती करने से डरती तो नहीं थी, बट जस्ट दोस्ती करना नहीं चाहती थी। Surely because I grabbed the most handsome guy in school. But you know what? एक दिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एक नई लड़की क्लास में आई। As soon as Judy entered the classroom, she became a butt of ridicule. अरे देखो तो उसे कितनी पतली, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सी लग रही है। Look how pale she is. बहन, थोड़ा ब्लश तो लगा ले। जूडी रियली लुक्ड बैड। पुराने कपड़े, स्कूल बैग की जगह एक प्लास्टिक बैग, फटे स्नीकर्स। एक नजर भर से कोई भी बता सकता था कि वो उतने अमीर घर से नहीं है, और जाहिर है मैंने किसी को उस पे हंसने नहीं दिया। हाय, आई एम एल्सा। तुम इनकी स्टूपिड बातों पर ध्यान मत दो, आओ मेरे साथ बैठो। मेरे क्लासमेट्स अभी तक मेरे कराटे स्किल्स को भूले नहीं थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। जूडी अब मेरी प्रोटेक्शन में थी और मुझे एक पल के लिए भी इस चीज का पछतावा नहीं हुआ कि मैं उसके लिए खड़ी हुई। जूडी टर्न्ड आउट टू बी एन अमेजिंग गर्ल, मॉडेस्ट, वेल मैनर्ड एंड वेरी काइंड। सो इंस्टेंटली हम दोस्त बन गए। उसी दिन मेरी नई दोस्त ने मुझे अपने घर बुलाया। हम एक छोटे से घर के पास रुके। वो जगह बिल्कुल खंडर जैसी थी। मैंने चारों ओर देखा और कहा, वेल, हम रुक क्यों गए, आगे बढ़ो ना। अचानक जूडी ने अपनी कीज निकाली और लकड़ी से बने एक दरवाजे को खोला। I froze in horror. Of course, I suspected that the girl lived poorly, but इतना अंदर कोई दरवाजा नहीं था और सब कुछ अगली था। छेद वाले पर्दों ने कमरों को अलग किया हुआ था। पुरानी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और खिड़कियां ऐसी लग रही थी मानो वो फ्रेम से बाहर निकलकर नीचे गिर जाएंगी। फिर मैं किचन में गई, पर तुरंत चीखते हुए सोफे पर कूद पड़ी। कॉकरोच, कॉकरोच! लेकिन जूडी बिल्कुल नहीं डरी। एक मुस्कान के साथ उसने कॉकरोच को पकड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। I felt goosebumps. मेरे दिमाग में I was trying to come up with excuses about my scream, but then अचानक एक आदमी अंदर आया। एल्सा, ये मेरे भैया ब्रायन हैं। मैंने एक वीक सी स्माइल दी। ब्रायन का भी लुक जूडी जैसा ही था, लेकिन ये सबसे सैड चीज नहीं थी। जब जूडी और ब्रायन ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। प्लेट में पतले से चीज स्लाइसेस के साथ 2 सैंडविचेस रखे थे। बॉन एपेटीट एल्सा। एंड यू गाइस, तुम लोग नहीं खाओगे? हमें भूख नहीं है,
तुम खाओ। लेकिन जूडी झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैंने चुपके से देखा था, वो आखिरी चीज स्लाइस लेकर उसका एम्प्टी रैपर फेंक रही थी और खाली फ्रिज को बंद कर रही थी। मैंने नाटक किया कि मुझे कोई कॉल आ गया है और जल्दबाजी में उन्हें बाय बोलकर वहाँ से निकल गई। मैं कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुई थी। टू मी इट सीम्ड सो अनफेयर कि मेरी दोस्त इतने इनह्यूमन कंडीशंस में रह रही थी। बट जब मैं घर लौटी, मुझे नई लड़की और उसके भाई के लिए और ज्यादा बुरा लगने लगा। वहाँ मेरे लिए एक शानदार डिनर वेट कर रहा था। मेरी मॉम ने मेरी फेवरेट मछली, पास्ता और सी फूड के साथ सैलेड भी बनाया था। किसी और दिन ये सब बना होता तो शायद मैं इन्हें झट से खत्म कर देती, लेकिन फिर मैंने जूडी और ब्रायन के पतले सैंडविच के बारे में सोचा और मेरी भूख तुरंत गायब हो गई। मैंने वो सारा खाना कंटेनर्स में भरा और अगले दिन स्कूल ले आई। जूडी ने वो सब खाया और काफी टाइम तक वो मुझे थैंक यू बोलती रही। उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। जूडी, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? प्लीज बताओ। एल्सा, यू सी, हमारे मॉम डैड शराब के नशे में धुत होकर बार बार गायब हो जाते हैं। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। इसीलिए तुमने तो हमारे घर की हालत देखी ही थी। तुम ऐसी पहली हो जो इतने प्यार से रहती हो मेरे साथ, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू है। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मैक्स को सब कुछ बताया। हमने साथ मिलकर उनकी हर तरह से मदद करने का फैसला किया। जूडी और ब्रायन को नए कपड़े, स्कूल बैग और कुछ पॉकेट मनी भी दी। मैक्स और मैंने उनके साथ वो सब कुछ शेयर किया जो हमारे मॉम डैड हमें देते थे, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। इसलिए मैंने उन्हें मेरी फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट किया। वाह, तुम्हारा अपना कमरा है। ये कितना अच्छा है। वाह, कितना बड़ा टीवी है। अरे वाह, यहाँ पर तो मेकअप भी है। मैं इन्हें केवल मैगजीन्स में देखा करती थी। जूडी was so excited about ordinary things that I felt so awkward. After all, मैंने इन चीजों को कभी उस नजर से नहीं देखा। अभी फिलहाल में ही मैंने एक महंगा बैग खो दिया था, बट फिर भी मैं परेशान नहीं हुई थी। लेकिन अब मेरे साथ कोई ऐसा था जो शायद सपने में भी इनके बारे में नहीं सोच सकता था। मैंने जूडी को एक मस्कारा और 2 लिपस्टिक दे दिए। तभी अचानक मेरी मॉम की आवाज आई, एल्सा हनी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई देखो। मैं सीढ़ियों से नीचे भागी और देखा तो एक बड़ा सा चॉकलेट केक था। ग्रेट, आई जस्ट ट्रीट जूडी। मैंने अपनी मॉम को गले लगाया और अपनी दोस्त को टेबल के पास बुलाया। जस्ट देन मैंने फ्रंट डोर के बंद होने की आवाज सुनी। मैं बाहर भागी, लेकिन जूडी पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी और केवल अगली सुबह मुझे पता चला कि वो अचानक क्यों भाग गई थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को हग करते हुए देखा और मुझे बहुत बुरा लगा। आफ्टर ऑल, तुम्हें तो पता है कि मेरे खुद के पेरेंट्स कैसे हैं। उस समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरा बर्थडे आ रहा था और मेरी मॉम मुझे एक नया आईफोन देने वाली थी। जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने उनसे एक एहसान मांगा। इस साल क्या वो मुझे फोन के बजाय पैसे दे सकती हैं? मॉम ऑफ कोर्स थोड़ा सरप्राइज थी, लेकिन वो मान गई। आखिरकार द वर्ड ऑफ द बर्थडे गर्ल इज द लॉ। एंड सो मेरे बर्थडे पे आई रिसीव्ड अ प्रेशियस स्टैक ऑफ डॉलर्स। आप कभी आइडिया भी नहीं लगा पाएंगे कि मैंने उन पैसों का क्या किया। मैंने जूडी और उसके भाई के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, छोटा लेकिन कंफर्टेबल। उन लोगों को कम से कम 1 महीने तक तो नॉर्मल लोगों की तरह जीने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? That's what I thought. जब मैंने अपनी दोस्त को चाबी सौंपी तो उसने ऑलमोस्ट मुझे अपने बाहों में जकड़ ही लिया था। दिन की शुरुआत सबसे अच्छे तरीके से हुई, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आगे किस तरह का सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था। मैक्स ने मेरी टेबल पर एक छोटा सा बॉक्स रखा। मैंने जल्दी से गिफ्ट खोला और देखा एक नया आईफोन। वाओ, हाउ डिड ही गेस? पूरे 1 महीने तक मैं खुशी से स्माइल कर रही थी। I couldn't get enough of my new phone. पर एक दिन I almost lost it. उस दिन मैंने ध्यान से अपना फोन अपने पर्स में रखा और जल्दी से घर चली गई। मैक्स वॉलंटियर टू अकम्पनी मी। रास्ते में हमने हर तरह की छोटी मोटी बातें की। तभी अचानक एक नकाब से ढके हुए आदमी ने हमारा रास्ता रोक लिया। मैं कांपने लगी। मुझे याद आया कि 1 साल पहले बिल्कुल यही हुआ था, लेकिन मैंने तुरंत ये ख्याल दिमाग से निकाल दिए। अब मैक्स मेरे साथ था। उस स्ट्रेंजर ने मेरे पर्स को तेजी से पकड़ा और भागने लगा। ओह माय गॉड, माय आईफोन! मैंने इस उम्मीद में चारों ओर देखा कि मैक्स उस लुटेरे के पीछे भागेगा। एंड दैट्स व्हेन आई सॉ प्रोबेबली द मोस्ट रिडिकुलस साइट इन माय लाइफ। मेरा क्रश, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द ब्रेवेस्ट गाय इन स्कूल, दुम दबाकर दूसरे डायरेक्शन में भाग निकला। सोचने का समय नहीं था मेरे पास। मैं मास्क पहने उस आदमी के पीछे भागी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं खुद को दूसरी बार लुटने नहीं दे सकती थी। The year of sports victories was still not in vain. And in no time, मैंने उस कमीने को पकड़ लिया और एक झटके से जमीन पर लिटा दिया। That will teach him a lesson not to offend strong girls. वक्त आ गया है
अब मैं उसकी बेशरम आंखों में देखने जा रही हूँ। मैंने उस लड़के के मुंह से मास्क हटा दिया और ब्रायन, माय फ्रेंड्स ब्रदर, क्या ये कोई प्रैंक था? मैंने उससे अपना पर्स छीन लिया और उसके बगल में बैठ गई। वेल, इन सब का क्या मतलब है? आई एक्सपेक्टेड टू हियर एनी स्टोरी बट दिस वन। एल्सा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप पहली ऐसी थी जिन्होंने मेरी और मेरी बहन की मदद की। हम आपके बहुत आभारी हैं। जब आपने हमारे लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया तो हमें सबसे ज्यादा खुशी हुई। हम बाकी लोगों की तरह सुंदर चीजों के बीच रहते थे, साफ सुथरा था सब कुछ। और तभी अचानक हमें एहसास हुआ कि महीना खत्म होने को आ रहा है और जल्द ही हम खुद को वापस उस नरक में पाएंगे जहाँ से आपकी दया ने हमें बाहर निकाला था। हम वापस न आने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसलिए हमने आपका आईफोन चुराने का फैसला किया ताकि उसे बेचकर कम से कम कुछ समय के लिए हम इस तरह दोबारा जी सकते थे। I just couldn't find the words to tell him, so I just went home. उस दिन मुझे एक के बाद एक 2 बार धोखा मिला और ये वो लोग थे जिन्हें मैं अपना सबसे करीबी मानती थी। जूडी एंड ब्रायन, उन्होंने मेरी अच्छाई का ये सिला दिया और मैक्स, खतरा मिलते ही वो मुझे मुसीबत में छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अगर मैं कराटे में माहिर ना होती तो शायद इस स्टोरी का कुछ और ही एंड होता। मुझे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलता। I would have continued to give everything to these deceivers and go out with someone जो मुझसे प्यार ही नहीं करता था। शायद मुझे दूसरों को खुश करने के चक्कर में कराटे क्लासेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। Being able to stand up for yourself is a useful skill for any person really, especially when मैक्स जैसे लोग आपके आसपास हो। उसी शाम मैंने फिर से कराटे क्लासेस ज्वाइन कर लिए और मेरा मूड तुरंत अच्छा हो गया। इससे ये तो साबित हो गया था that I really missed being there। आप सोच रहे होंगे कि फिर जूडी का क्या हुआ? अगली सुबह वो मुझसे मिलने आई और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगी। मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब आई डोंट थिंक मैं उससे दोस्ती कर पाऊंगी। नॉट इवन टू हेल्प हर, यू नो।